हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उन लोगों को मेरा हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने RSMSS भी रिटर्न क्लियर कर लिया है, और मेरी बेस्ट विशेज उनके साथ है। और मुझे विश्वास है ऐसा कि अगर वो बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो आई एम श्योर कि उनका RSMSS भी स्टेनो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और वो इन द फ्यूचर एक अच्छे स्टेनोग्राफर बनेंगे। अभी मेरे सामने कुछ फ्रेंड्स इसे कमेंट कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने बुक कंप्लीट कर ली लेकिन उनकी स्पीड ग्रो नहीं हो रही। तो कुछ के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी स्पीड तो है लेकिन जब वो डिक्टेशन लेते हैं अनसीन पैसेज की तो वो लिख नहीं पाते। तो कुछ कहते हैं कि वो लिख तो लेते हैं अकेले में लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में हम कंसल्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। मैं यहाँ आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जिनको फॉलो करके आप अपनी स्पीड भी ग्रो कर सकते हैं और आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं खुद में, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा आपका। लेकिन शर्त ये है कि वीडियो सिर्फ आप देखें ही नहीं, उसको आप फॉलो करें, अप्लाई करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि स्टेनो ऐसे सब्जेक्ट है जो बोलने से या सुनने से हम उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब वैसे तो ये बात हर फील्ड में लागू होती है, लेकिन आई थिंक स्टेनोग्राफी में तो ये मस्ट है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट बनोगे। यूँ अगर आपने बुक पढ़ ली पूरी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे। तो मैं कुछ आपको टिप्स बताने जा रही हूँ, उनको देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। और मुझे विश्वास है ऐसा कि वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहेगा और आपके एग्ज़ाम में आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी बुक है जो आपकी फंडामेंटल बुक है, चाहे आप किसी भी प्रणाली में सीख रहे हैं, जैन में सीख रहे हैं, अग्रवाल में सीख रहे हैं, टंडन में सीख रहे हैं, या आप ऋषि प्रणाली में सीख रहे हैं, जो मैंने खुद ने भी सीखी है और मैं ऋषि प्रणाली से ही बिलोंग करती हूँ और मेरे चैनल पे मैं ऋषि प्रणाली में ही सिखाती हूँ। तो चाहे आप ऋषि प्रणाली से हों, ये बात सबके लिए लागू होती है कि आप सबसे पहले अपनी जो बेसिक बुक है, जो फंडामेंटल बुक है, उसको कंप्लीट करें। ऋषि प्रणाली की बुक तो आपके पास होगी, तो ये ऋषि प्रणाली की बुक है। इसमें 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले ये कहूँगी कि ये बुक आप कंप्लीट कर लें, साथ में आप अपनी थोड़ी थोड़ी डिक्टेशन है वो भी चालू रखेंगे, उसकी भी एक स्टेज आएगी, लेकिन बुक आपको ज़रूर कंप्लीट करनी है। ऐसा हाँ, ये हो सकता है कि बुक में कुछ पर्टिकुलर ऐसे लेसन हों जिनकी कभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हो, या कोई स्पेशली कोई ऐसी आउटलाइंस है जो हमें समझ नहीं आ रही, तो ठीक है, आप उनको स्किप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक भाग आपने बुक का पूरा कर लिया और आपने स्किप कर दी कि बस ठीक है अब मैं आगे डिक्टेशन ही ले लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको बुक तो देखो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब बुक कंप्लीट आप करोगे, लेकिन देखिए जब जैसे आपको बुक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, 49 तक आपके लेसन्स कंप्लीट हो गए, तो आप इतना आपको नॉलेज हो जाएगा कि आप थोड़ी थोड़ी डिक्टेशन ले सकते हो। जैसे 40, 50, 60 की स्पीड में आप डिक्टेशन ले सकते हो और आउटलाइंस भी आप क्रिएट करना थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। तो ये तो बात थी कि बुक की, कि बुक आपको कंप्लीट करनी है। अब सेकंड यहाँ पॉइंट है कि आपको जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा जोड़ जोड़ के लिखने की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है सामने, अभी यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, यह है कहा जा रहा था। अभी क्या करोगे आप, एक जो जिसको स्टेनो का कम नॉलेज है, जो फर्स्ट स्टेज पे है, वो कैसे लिखेगा इसको? आप भी शायद ऐसे लिखते होंगे, या कुछ स्टूडेंट है तो वो क्या करेंगे, यह कहा का शब्द चिन्ह बनाएंगे, जा का शब्द चिन्ह बनाएंगे, रहा की आउटलाइन बनाएंगे और था लिखेंगे। इसी प्रकार से लिखेंगे। पर इस प्रकार से लिखने के लिए देखिए, मुझे 1, 2, 3, 4, 5 बार मुझे इसको लिखना पड़ा इसको। तो क्यों नहीं कि हम इसको शॉर्ट में कर दें, हम जोड़ दें इसको। तो अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए, यह कहा जा
रहा था। अब इस प्रकार से अगर आप इसे लिखेंगे तो आप लिख के भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। तो इसी प्रकार आगे देखिए हो रहे हैं, अभी बंदा इसको लिखेगा हो रहे हैं, इसके बजाय अगर मैं इसको लिखूँ हो रहे हैं तो टाइम मेरा बच जाएगा। उनका कहना है कि एक स्टूडेंट इसको लिखता है उनका कहना है कि। अब इसको देखिए हम जल्दी में लिखेंगे उनका कहना है कि, क्योंकि दोस्तों जब हम डिक्टेशन लेते तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक शब्द को लिखें, और एक एक शब्द को लिखोगे तो आपको बार बार पेंसिल उठानी पड़ेगी। जब आप बार बार पेंसिल उठाओगे तो मान लीजिए कि 5 बार आपने पेंसिल उठाई तो 5 सेकंड भी लग गए, तो आपके 5 सेकंड तो वेस्ट हो गए। तो जितना हो सके छोटे मोटे जो शब्द हैं जिनकी जनरली हमें ज़रूरत होती है और जनरली जो काम आते हैं उनको आप ऐड करके लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए पता चल रहा है कि, अब इसको कोई कैसे लिखेगा, पता चल रहा है कि, लेकिन मैं इसको कैसे लिखूँगी, पता चल रहा है कि। इसी प्रकार से आप कुछ जुट शब्द होते हैं जो जनरली एक साथ आते हैं, जैसे मान लीजिए दिन रात हुआ और स्वर्ग नर्क हुआ, सुख दुख हुआ, खाद पानी एक मैंने लिखा है ये शब्द, तो अभी इसको क्या करोगे, खाद और यहाँ से पैसे काट देंगे। तो ये नियम कैसे है, ये मैंने कैसे बनाया, ये सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक कंप्लीट करनी पड़ेगी। बुक कंप्लीट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो शब्दों को जोड़ने के नियम हैं, शब्दों को काटने के नियम हैं, शब्दों को छोटा करने का, अक्षरों को छोटा करने का, आधा करने का, डबल करने का क्या फ़ायदा होता है वो आप सीख जाओगे। तो वो चीज़ें, वो नियम हैं, वो आपके जब आप सेकंड रूल में चलोगे और आप जब शब्दों को जोड़कर लिखना शुरू करोगे तो उसमें वहाँ ये काम आएगा। जैसे मैंने खाद पानी लिखा, अब जिसने ये नियम पढ़ा है बुक में वो समझ जाएगा कि खाद पानी मैंने कैसे लिखा, या पता चल रहा है कि। अब जिसने ये नियम पढ़ा है कि किसी अक्षर को डबल करने पे उस पर रहा है रही है जुड़ जाता है, तो वो इसको समझ जाएगा कि पता चल रहा है कि मैंने कैसे लिखा है। तो सेकंड हमारा रूल यही है कि शब्दों को हम जितना हो सके जोड़कर लिखने की कोशिश करें, लेकिन हाँ, जोड़कर उतना ही लिखें जितना हम समझ सकें। ऐसा नहीं है कि हमने हर कुछ ही आया जो मन में सबको जोड़ के लिख दिया और अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने लिख क्या दिया है। तो ऐसा नहीं करना आपको, जो आपको समझ आ रहा है वो आपको जोड़ के लिखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आप चाहें तो खुद की भी आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। खुद की आउटलाइन क्रिएट करने के लिए भी वही बात है कि आपको उसके लिए नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों की ज़रूरत होगी। प्लस आउटलाइन जब आप खुद बनाएंगे तो आप उसको बेटर समझ सकोगे। किसी और की आउटलाइन को रटने की बजाय अगर आपने खुद की आउटलाइन बनाई है तो आपको वो पढ़ने में आसानी रहेगी। अभी जैसे देखिए बराबर, तो अब बराबर के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट में मैंने एक आउटलाइन ड्रॉ कर रखी है कि बराबर का मैंने सिंबल रख दिया वहाँ पे, बस बड़ा सिंपल है। अब मैं इसको इस प्रकार से लिखूँगी बराबर, उससे तो मेरा टाइम बच जाएगा। ये तो मैंने इस प्रकार से इसको लिख रखा है। ये देखिए ये ऊँट के मुँह में जीरा, अब ये बहुत बड़ी कहावत है लेकिन मैंने बस इसको इस प्रकार से एक सिंबल दे रखा है कि ये ऊँट है और ये उसके मुँह में जीरा है। इसी प्रकार बराबरी, तो मैंने बराबर का सिंबल किया और यहीं पे इसके ई की मात्रा लगा दी, बराबरी एक के बाद एक। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, 2 बार ये बनाऊँगी और ये कर दूँगी, 2 लाइन खींची मैंने और ये सिंबल लगा दिया। तो इसको मैं पढ़ लूँगी एक के बाद एक। या देखिए स्वीकार्य, तो बुक में आपने देखा होगा कि स्वीकार के लिए ये शब्द चिन्ह है। अभी मुझे क्या करना है, इसके पास में मैं ये का आंकड़ा रख दूँगी। तो जब भी मुझे इसका हिंदी अनुवाद करना है तो मैं समझ जाऊँगी कि स्वीकार के आगे ये का आंकड़ा है, मीन्स से स्वीकार्य है। तो इसी प्रकार से आप और बहुत सारी आउटलाइन है तो आप खुद की अपनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में आप आगे देखिए, आपकी आउटलाइन है जो हमारी, उनको हमें साइज में भी छोटा करना है। साइज में छोटा कैसे करना है, जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कोई हमारे पास कोई आउटलाइन है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने स्वीकार्य ही बताया आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी मैंने इतना मोटा स्वीकार्य लिख दिया, इसकी बजाय अगर मैं इसको छोटा लिखूँगी तो क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा। एक शब्द के लिए तो मुझे लग रहा है कि कितना टाइम बचा होगा, आधा सेकंड या 1 सेकंड का 10वां भाग। लेकिन जब ऐसे बहुत सारी आउटलाइन और हर आउटलाइन की साइज़ हम छोटी करेंगे तो हमारा बहुत सारा वक्त बच जाएगा उसमें।
जैसे मैं लिखूँगी, मान लीजिए कि मैंने कोई शब्द लिख दिया कि चल, अभी मैं उसको इतना बड़ा लिखूँगी या एक मैंने छोटा सा लिखा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आउटलाइन जोड़ के तो आपको लिखनी ही है, लेकिन साइज़ में, यानी कि लाइनें भी आपको छोटी खींचनी है, साइज़ भी आपको उनकी स्मॉल करनी है। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ये टाइम एक शब्द में हमें नहीं लग रहा, लेकिन जब आप पूरी डिक्टेशन लोगे तो टाइम आपका खूब बचेगा। इसके बाद में देखिए आपको करना क्या है, जो हमारी ये नोटबुक है तो इसको हमें 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से अगर हम डिक्टेशन लेते हुए चलेंगे तो हो सकता है कि हमें हाथ उठाना पड़े, तो हमें इस प्रकार से डिक्टेशन लेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। तो पेज को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें भी देखिए क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो शॉर्ट हैंड की नोटबुक लेके आएँ और उनमें प्रैक्टिस करें, क्योंकि सबकी सिचुएशन तो सेम नहीं होती और सब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते। और चूँकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपके पास पैसों की कमी हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, A4 साइज़ का रजिस्टर ले सकते हैं। जैसे ये रजिस्टर है मोटा, वैसा आप रजिस्टर ले सकते हैं। इसमें क्या करोगे, आप 2 भागों में पेज को डिवाइड कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो आप, और सुविधा के हिसाब से ये देखिए आप 3 में भी कर सकते हो। 4, मैंने 4 में कर रखा है इसको डिवाइड, लेकिन आप 4 में भी ना करो तो कम से कम आप 2 में या 3 में तो डिवाइड कर ही लीजिए। जैसे देखिए कि ये 3 में डिवाइड है, तो इससे आपको, मैं यहाँ तक आपको पहले इस पोर्शन में डिक्टेशन लेना है, फिर इस पोर्शन में डिक्टेशन लेना है, उसके बाद में इस पोर्शन में डिक्टेशन लेना है। तो अगर आप ऐसे डिक्टेशन लोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, आपको बार बार हाथ उठाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से डिक्टेशन लेना है, तो आपको हाथ बार बार नहीं उठाना पड़ेगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा। और A4 रजिस्टर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं क्या करूं और मैं इतनी सारी नोटबुक कहाँ से ख़रीदूं, क्योंकि देखो इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप ये छोटी छोटी नोटबुक लोगे तो एक दिन में एक नोटबुक भर जाएगी। ये नोटबुक है, एक दिन में एक नोटबुक भर जाएगी। तो हो सकता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऐसे मोटे रजिस्टर ला सकते हैं A4 साइज़ के, और पेज को आप 3 पोर्शन में या 2 में डिवाइड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनमें भी हो सके जहाँ तक आप 2 भागों में पेज को डिवाइड कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। और उसके बाद में जब आपकी एग्ज़ाम आने वाली हो, 5-10 दिन बचें, तब आप 1 या 2 नोटबुक ख़रीद लीजिए और फिर लास्ट में आप इन नोटबुक्स में प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 नोटबुक में प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ऐसी ही नोटबुक मिलेगी, ऐसी नोटबुक हमें मिलती है। तो जब आपकी एग्ज़ाम के 8-10 दिन बचें तो आप ये नोटबुक ला सकते हो। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ये नोटबुक अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी तो बात अलग है, मैं उनको तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए है। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, मैंने ये पहले भी बताया था कि आउटलाइन को आपको रटना नहीं है, उसको आपको समझना है कि ये आउटलाइन बनी कैसे है, कौन कौन से शब्द चिन्हों से मिलकर ये आउटलाइन बनी है। क्योंकि शब्द चिन्ह होते हैं वो पर्टिकुलर किसी शब्द के होते हैं, और जो वाक्यांश होते हैं वो 4-5 शब्दों से या 1 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो आपको आउटलाइन को समझना है कि किस प्रकार से बनी है। जैसे मैंने आपको भी लिख के भी बताया था कुछ आउटलाइंस, तो वैसे आपको करना है, आउटलाइन को आपको समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि डिक्टेशन जब आपको मिलेगी तो उस जो डिक्टेशन है उसको आप थोड़ा फील करने की कोशिश कीजिए कि डिक्टेशन हमें किस मैटर में मिल रही है। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि बाय द वे अगर आपका कोई 1-2 शब्द छूट जाता है तो आप क्या करेंगे ऐसे में कि आप थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे कि शायद यहाँ ये होगा, तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपके कोई 1-2 शब्द छूट गए तो आप उनको एडजस्ट कर लोगे। तो डिक्टेशन की स्टोरी है, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको आराम से सुनना है, फील करते हुए आपको डिक्टेशन लेते रहना है कि कौन से टॉपिक पे डिक्टेशन हमें मिल रही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप जो डिक्टेशन लेते हो डेली उनको आप रीड करने की भी कोशिश करो,
क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो डेली दिन में 20-20 डिक्टेशन ले लेते हैं लेकिन उनको रीड नहीं करते, और जब एग्ज़ाम में हमें उनको रीड करके हिंदी ट्रांसलेशन करना होता है तो ऐसे सिचुएशन में फिर ये टेंशन का विषय हो जाता है, क्योंकि हमें हमारी लिखी हुई आउटलाइन ही समझ नहीं आती कि हमने क्या लिख लिया। तो आपको क्या करना है कि अगर आप डेली की 10 डिक्टेशन ले रहे हो कोई बात नहीं, 10 का आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप डेली 2 डिक्टेशन का तो हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। इससे क्या होगा कि आउटलाइन को आपको समझने की कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी। लिखना हिंदी को शॉर्ट हैंड में लिख लिया कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट हैंड को वापस हिंदी में ट्रांसलेट करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। आप आउटलाइंस को समझेंगे कि इस आउटलाइन का मीनिंग ये है। तो आपको डिक्टेशन को रीड भी करना है, ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस कर करके छोड़ देना है कि हो गया मेरा। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि आपको अपनी ग्रामर इम्प्रूव करनी है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप इंग्लिश स्टेनो सीख रहे हो तो भी कोई बात नहीं। ये रूल ऐसे हैं जो हर भावी स्टेनो के काम के रूल्स हैं ये, और जितने भी स्टेनोग्राफर सीख रहे हैं उन सबके काम आने की चीज़ें हैं ये। रूल्स सब में सेम ही होते हैं, लैंग्वेज का अंतर है। वही बात आती है सब में कि ग्रामर आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। इससे क्या होगा आपको कि जैसे कोई शब्द है, जैसे युग्म शब्द आते हैं दिन रात, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके बीच में हाइफन आता है, या जैसे कि फुल स्टॉप कहाँ आता है, कोमा कहाँ आता है, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा कहाँ आती है, विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, या एकवचन बहुवचन ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कब होता है। तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड में तो हम ये मात्राएं लगाएंगे नहीं, हमें सुन के लिखना है। तो ऐसे में क्या है कि हमें अगर ग्रामर का नॉलेज नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो ग्रामर आपकी मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है कि डिक्टेशन आपको अपनी स्पीड ग्रो करनी है। तो ऐसा नहीं है आज आपकी स्पीड 60 है तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि आप सडनली 100 की स्पीड से आप डिक्टेशन लोगे तो आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगी। हमें यहाँ करना क्या है कि सबसे पहले जैसे आपकी स्पीड 60 है तो अब हर 10-15 दिन से 5 स्पीड बढ़ा दीजिए। आज आपने 60 की डिक्टेशन ली, 10 दिन तक आप 60 पे प्रैक्टिस करते रहिए, और जब 60 में आप परफेक्ट हो गए 10 दिन बाद में या 12-13 दिन बाद में आप 65 की स्पीड से डिक्टेशन लीजिए। 65 में आप परफेक्ट हो गए, उसके बाद में 10-15 दिन बाद में आप 70 की स्पीड से डिक्टेशन लीजिए। तो इस प्रकार 5 शब्द प्रति मिनट का गैप आपको बढ़ाते रहना है हर 10-15 दिन से। एकदम से आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है, धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है। आप 80 में एक्सपर्ट हो गए, आप 85 की डिक्टेशन लीजिए, फिर 90 की लेना शुरू कीजिए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, सडनली आपको स्पीड बढ़ानी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ानी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं है कि आज मैंने 10 घंटे प्रैक्टिस कर ली और फिर 10 दिन का गैप दे दिया, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है ये। और जहाँ तक तो मुझे लगता है कि आउटलाइन हम बनाते हैं तो ये एक आर्ट है, आउटलाइंस की बनावट है, आउटलाइंस को ड्रॉ करना है, उसका जो घुमाव है उसको काटना है, तो ये एक आर्ट है। इनफैक्ट अननोन कोई व्यक्ति आएगा तो उसको तो ये सब लाइनें सेम लगती है, उसको तो बेचारे को जो कोई जिसने कभी स्टेनो नहीं देखी वो तो आपको यही कहेगा कि ये सब क्या लिखा है, आपने क्या किया है, ये कौन सी भाषा है। तो इसमें क्या है, लाइनें इस टाइप की होती है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो फिंगर्स है उनका जो फ्लो है वो बना हुआ रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अगर गैप दे देंगे तो वो फ्लो आपका ख़त्म हो जाएगा। 10 दिन का आपने गैप दे दिया, 11वें दिन आप लिखेंगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि स्पीड वापस डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आपको रेगुलर रखनी है। ठीक है, कई बार ऐसे हो जाता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप कम से कम 5-10 मिनट निकाल के एक डिक्टेशन ही ले लीजिए, पर प्रैक्टिस रेगुलर रखिए। रेगुलर प्रैक्टिस वेरी कंपल्सरी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे मेन जो है इस आज के वीडियो का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैं सबसे लास्ट में बोल रही हूँ, वो है टारगेट कितनी स्पीड का रखना है आपको।
आपको टारगेट, अगर आपकी देखिए एग्ज़ाम है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम थी उसमें 70 की स्पीड मांगी थी, तो हमें टारगेट रखना था कम से कम 80-85 का। अभी RSM SSB में 100 की स्पीड चाहिए, तो देखिए डिक्टेशन आपकी 100 स्पीड में बोलेगी भले ही, पर आपको कम से कम अपना टारगेट 110 से 115 के बीच में रखना है। क्यों रखना है? आपको लगेगा कि स्पीड तो 100 ही चाहिए, हाँ 100 ही चाहिए स्पीड, लेकिन बाय द वे वहाँ कोई ऐसा वर्ड आ गया जो अननोन है, आपने पहली बार सुना है, तो आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। या कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा हम लिख नहीं पाते, या वक्ता भी जैसे बोलता है तो कई बार फ्लो में ये हो जाता है कि आपने भी देखा होगा डिक्टेशन में कई बार स्पीड थोड़ी सी डाउन हो जाती है, 95 के आसपास चली जाती है, फिर वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो इस वजह से आपको फिर एक चीज़ और होती है, एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी रहता है कि क्या होगा क्या होगा, थोड़ा सा एग्ज़ाम का माहौल होता है। तो इस वजह से थोड़ी स्पीड, अगर आपने टारगेट ज़्यादा लिया है, 110 115 का लिया है, तो उस स्ट्रेस को आप मेंटेन कर लोगे। पर अगर आपकी स्पीड 100 ही है और बाय द वे ऐसा कोई शब्द आ गया जो आप नहीं लिख पाए, तो थोड़ा आप टेंस हो जाओगे कि मैं क्या करूँ, मेरा शब्द छूट गया। और जब आप ऐसे सोचोगे उस दौरान आपके 2 शब्द और छूट जाएंगे, उसके बाद आप और टेंशन में आओगे कि मेरे 3 शब्द छूट गए, तो वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। पर अगर आपका टारगेट 115 का था तो शब्द आपका छूटेगा ही नहीं, आप थोड़ा सोच के लिख लोगे। या आप 2-4 शब्द मान लो पीछे रह गए, कोई अननोन वर्ड आया, आपने उसको लिखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया और आप थोड़ा पीछे भी रह गए, तो आप वापस जाके कवर कर लोगे उसको। तो मेन जो बात है वो यही है कि टारगेट आपको आपकी जो जितनी स्पीड चाहिए उससे कम से कम 10 या 15 शब्द प्रति मिनट टारगेट एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। वीडियो ये सबके काम आएगा, लेकिन स्पेशली अभी RSM SSB का स्टेनो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों का रिटर्न क्लियर है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगा। इनको आप, इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए, और मेरा वादा है आपसे कि आपकी स्पीड ज़रूर इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी स्पीड 70 है, आज 80 है, तो वो ज़रूर 110 हो जाएगी। बस आप रेगुलर मेहनत कीजिए और जो टिप्स मैंने बताए उनको फॉलो कीजिए। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, मैं बस आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।